गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एप्लीकेशन में हमारे पास जो है इसके 2 पॉइंट्स होंगे। तो हमें क्या करना होगा, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की एक्सटेंट हमें प्रिडिक्ट करना है कि कितनी आपकी रिएक्शन हमारी बढ़ी है। यानी कि एक्सटेंट का मतलब है कि हमारी कितनी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हुई है। ठीक है, आपको अभी लास्ट क्लास में बताया था जब ऑनलाइन क्लास ली थी, तो कांस्टेंट के जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, के जो है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर मान लो के की रिएक्शन के जो है ग्रेटर देन है 10⁻3, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज लार्ज, मतलब ये जो रिएक्शन जो है लार्ज है, तो इट मीन्स जो है पी डी टी मोर एंड रिएक्शन में बी प्रोसीड कम्प्लीशन। यहाँ पर पी डी टी क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा और जो रिएक्शन हो जाएगी वो आपकी कंप्लीशन पे हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पर आपके पास 3 केस बनेंगे, या तो 10⁻3 ग्रेटर देन, या फिर लेस देन, या फिर इक्वल टू। अगर वो ग्रेटर है, देखो अगर ग्रेटर देन 10⁻, मतलब थाउजेंड्स में चली जा रही है, तो यानी कि एक्सटेंट मतलब वो कंप्लीशन, रिएक्शन जो हो रही है जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखो अगर रिएक्शन मतलब लेस देन 10⁻³ है, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो स्मॉल होगी, मतलब माइनस में चल रही है, स्मॉलर पार्ट में चल रही है, तो इट मीन्स लेस पीडीटी फॉर्म, यहाँ पे लेस प्रिडिक्शन फॉर्म हो जाएगी, है ना। तो अब 10⁻, अगर इक्वल है -3 के, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जो रिएक्शन रेट है वो इक्वल हो जाएगी पीडीटी के। ठीक है, तो प्रिडिक्ट, अब नेक्स्ट जो है मतलब प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अगर हमने कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला होगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसके 3 केसेस बनेंगे। देन आपके पास है प्रिडिक्ट ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब वो कंप्लीशन, अब हमने डायरेक्शन बतानी है भी वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होगा क्यू। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू रिएक्शन ऑफ क्यूशेंट, रिएक्शन किसका, क्यूशेंट का। ठीक है, हमें एक सिंपल रिएक्शन दे रखी है ए बी बी सी सी प्लस डी डी। अब आपने मैंने एक बात बताई थी आपको, मोलर कंसंट्रेशन, ये देखो लास्ट टाइम जब मैंने ये कराया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेट ऑफ मास ला, तो आपको क्या कहता था कि जो रेट ऑफ मास ला था उसके जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो थे उसकी पावर में आ जाते थे। जैसे ए है उसकी पावर, ये ए, बी है ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसके कैसे कोशेंट निकाला, तो सी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट की पावर, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय सी, ये जो ब्रैकेट्स हैं वो मोलर कंसंट्रेशन के लिए यूज हो रहे हैं, डी बाय डी। ठीक है, ए बाय ए, बी बाय बी। अगर मैं कह रहा हूँ कि क्यू की वैल्यू लेस देन के है, लेस देन के है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू जो है बिल्कुल ही स्मॉल है, मतलब स्मॉल जा रही है, तो डायरेक्शन हमारी किस तरफ मूव कर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारे पास के हो गया। ठीक है, अगर ग्रेटर देन है तो डायरेक्शन हमारी क्या आ जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बढ़ाते जाएंगे वो एक चीज़ बढ़ती जाएगी फिर वो उधर धक्का मारेगा। ठीक है, अगर ये है तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो यही करते थे, ये देखो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कल मैंने लास्ट क्लास में जो मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी उसमें ही बताया था, जो इक्विलिब्रियम अगर हमने कांस्टेंट निकालना है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये देखो पी, यहाँ पर देखो क्यू आ जाएगा, क्यू क्या है आपके पास, आपको पता है रिएक्शन ऑफ क्यूशेंट है, तो क्यू पी डी टी बाय आर, यानी कि रिएक्टेंट का। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें जो क्यूशेंट है वो के इक्वल होगा, और हमें पता है डेल्टा जी, यहाँ पर जो हमारे पास डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है। ठीक है, ये हमने उसमें पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। अगर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है यानी कि डेल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी, तो अगर ये चीज़ जीरो हो जाएगी तो हमारे पास, अगर मैं इसको इस साइड लेके जाती हूँ तो ये क्या होगा, इसको इधर लेगी, माइनस आर टी एल एन के हो जाएगा। आर टी एल एन के की इसकी जो वैल्यू है, ये देखो मैंने इसको इसमें लॉग में पुट कर दिया, लॉग अगर मैं लगाऊंगी एल एन को लॉग में 2.303 लॉग हो गया। अब हमारे पास क्या है, इसके दो कंडीशन बन जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कांस्टेंट के बीच में और गिब्स डेल्टा जी के बीच में।
तो देखो अगर डेल्टा जी नोट यानी कि अगर ग्रेटर देन जीरो है, अगर ये चीज़ जीरो है तो इट मीन्स रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर हम डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है लेस देन जीरो है तो यानी कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। अब हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस। होमो का मतलब है कि अगर वो सेम फेस में चल रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है आपका सेम फेस में चल रहा है, ठीक है। हीट्रो आप वर्ड से ही पता लग रहा है कि हीट्रो जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो हीट्रो फेस जो होगा वो डिफरेंट फेसेस में होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जैसे ये देखो, अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और आयोडीन है, I2 गैस है, H2 और I2 जो गैस है 2HI दे रहा है, दोनों के दोनों किस में है, इक्विलिब्रियम फेस में है, सॉरी ये किसके अंदर है, सेम फेस के अंदर है, ठीक है, होमोजीनियस है। अगर हम इसकी बात करें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, CaO और CO2 देता है, ठीक है। ये जो होता है चूना पत्थर जिसे हम बोलते हैं, माइलस्टोन, उसमें वाइट स्टोन जो होता है ये वो है, ठीक है। इसके बाद अब हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो कैसे करेंगे, अब ये है HI प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना है हमारे पास, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन HI और इसकी रेस टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 2 है तो उसकी पावर मैंने 2 ऊपर लिख दी। फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन H2 बाय I2, पावर 1 है तो 1 का क्या हम लिख सकते हैं, नहीं, ठीक है। अब इसने यहाँ पर, ठीक है, अगर हमने ये की बात करें इन फॉर्म ऑफ फेस, अगर हम फेसेस के फॉर्म में बात करें तो ये देखो कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे C कंसंट्रेशन ले ली, CH2 CI2 ले लिया, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ फेस के बारे में भी अब हमने P लगा देना है, ये कंसंट्रेशन की टर्म है, ये फेस में। अगर हमने निकालना है रिलेशन बिटवीन KP एंड KC, KP और KC में वही सेम रिएक्शन आप लेके चलोगे, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट ये बनेगा प्रोडक्ट, और फिर आप क्या करोगे KC। अब KC कैसे निकालोगे, इसके केस में, फर्स्ट के केस में C बाय, ये देखो CX बाय X, CY बाय Y, CA बाय A, CB बाय B, कंसंट्रेशन की टर्म निकाला है। अगर P की निकालोगे, प्रेशर की टर्म में लगाओगे, तो देखो P की टर्म में आपने लगाया तो ये देखो P आ गया, ठीक है। अब आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन जो होती थी वो PV इज इक्वल टू nRT होती है। P की अगर यहाँ से वैल्यू निकालोगे, V जो है इसका डिवाइड में हो जाएगा, N/V क्या होता है, नंबर ऑफ, ये जो है N/V जो होता है C होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पर N/V नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम हो गया, ये आपके पास C कंसंट्रेशन जो हो गया CRT हो गया। अगर हम X, अब हम यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या ले रहे थे, X और Y ले रहे थे ना, तो यहाँ पे X की फॉर्म में ले लिया, Y की फॉर्म में, A की फॉर्म में और B की फॉर्म में ले लिया, बस वही क्या किया है, उसकी वैल्यू पुटअप कर दी है, जैसे हमने फॉर्मूलेज में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है, ठीक है। जब हमने इसकी वैल्यू पुट करी तो देखो ये हमारे पास CX CY, इसकी पावर X C की पावर Y, RT यहाँ पे भी है, RT यहाँ पे भी है, तो मैंने क्या किया, RT को बाहर ले लिया, X प्लस Y ले लिया, ठीक है। बेस सेम पावर एडेड होती है, देखो ये चीज़ हो गया RT, यहाँ पे भी RT है तो ये चीज़ ले ली, CX CY, ये चीज़ होगी RT देखो हमारे पास ऊपर भी है नीचे भी है, तो मैंने ऊपर लेगी -A प्लस B, तो ये देखो ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। KP की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास KC, ये KC क्या है हमारे पास, हमें अभी निकाला था KC की तो ये RT और ये जो होता है ये क्या है, प्रोडक्ट की है और ये रिएक्टेंट की होगी, तो ये डेलन हो गया। और अब आपके पास है इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक का मतलब क्या है कि उसके अंदर आयंस होंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन या फिर मोल्टन स्टेट में, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, ये जो ऐसे होते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कहाँ पर, एक्वस सॉल्यूशन में एज वेल एज मोल्टन स्टेट में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें यूरिया और ग्लूकोज। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनको वो स्मॉल एक्सटेंट में क्या होते हैं ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो ये बात है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स में भी होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी आते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी आते हैं। तो यहाँ पर देखिए विच आर कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, जो कंप्लीटली मतलब पूरे टूट जाते हैं, ठीक है, तो वो होंगे आपके ये कंप्लीटली टूट रहे हैं।
तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। या फिर अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ जाए तो आपको ये बताना है कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, ठीक है। वीक एसिड या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते आयंस में। तो देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है और ये हो गया, ठीक है।